हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारा सेल बायो का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, छोटा सा पोर्शन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन वाला और असूत्री विभाजन वाला पोर्शन रह गया था। तो आज अपन लोग उसको भी कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ज़्यादा पोर्शन नहीं रहा, ठीक है। कुछ रह नहीं जाए इसलिए ये भी ज़रूरी है पढ़ाना, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो कल वापस से अपन लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे कल अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 25। कल अपन लोग वापस से पूरे सेल बायो के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं असूत्री विभाजन, जो कि छोटा सा टॉपिक है, उसको कंप्लीट करते हैं, ओके। ताकि आपका एक जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी वाला, जिसको साइटोलॉजी अपन लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका एकदम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो असूत्री विभाजन, जिसको अपन लोग इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, इसको खोजा था या खोजकर्ता की बात करें वेजमैन, ठीक है। वेजमैन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, और जो नाम था, नामकरण की बात करें, वो किया था फार्मर एंड मुरेरे ने, ठीक है। फार्मर एवं मुर्रे, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम अपन को याद रखना है। नाम किसने दिया था असूत्री विभाजन का? फार्मर एंड मुर्रे ने इसका नाम दिया था। और खोजा किसने था? वेजमैन ने इनको खोजा था। तो असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? अगर ऐसा है तो आपको वेजमैन बताना है। नाम किसने दिया? तो आपको ये दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, फार्मर एंड मुर्रे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं असूत्री विभाजन के बारे में। समझना ध्यान से, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ है नहीं है, बस समझने वाली बात क्या है, समझना। अपन लोगों ने वैसे इंटरफेज के बारे में जाना था, ठीक है। असूत्री विभाजन की मैं बात करूं, असूत्री विभाजन की मैं बात करूं तो इसके अंदर दो फेज आती है। तो इंटरफेज, ठीक है, एक आती है एम फेज या फिर डिवीजन फेज अपन इसको बोलते हैं। इंटरफेज की बातें अपन ने जब समसूत्री विभाजन पढ़ा था तब मैंने क्या बोला था? असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों की इंटरफेज अवस्था समान होती है बच्चों, ठीक है ना। दोनों की इंटरफेज अवस्था समान होती है। तो इसके अंदर तो वही आ जाएगा। कौन कौन सी फेज आती है इसके अंदर? G1 S और G2, G1 S और G2 वाली फेज आ गई। सिंपल सी बात है, ओके। जो एम फेज या डिवीजन फेज जो होता है असूत्री विभाजन के अंदर, वो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है, ध्यान समझना, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। एक मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। तो एम फेज दो भागों में बटा होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, याद रखना, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। वही अगर बात करें मियोसिस सेकंड, तो इसके अंदर बटा होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड के अंदर। तो सिंपल सी बात है, समसूत्री विभाजन के अंदर केवल एक ही अवस्था होती है, एकल अवस्था होती है, और असूत्री विभाजन के अंदर दो अवस्थाएं होती है विभाजन की। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के मध्य। सिंपल इतना सा। तो चलिए अपन लोग इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जीवन के अंदर अपन लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जीवन अवस्था के अंदर कोशिकाएं बड़ी होती है, केंद्रक बड़ा होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोशिकांगों की संख्या कौन सी फेज में बढ़ती है? जीवन के अंदर। एस के अंदर बात करें तो इसको अपन लोग संश्लेषित अवस्था बोलते हैं, जहां पर डीएनए की मात्रा डबल होती है बच्चों। क्या होता है यहाँ पर? डीएनए की मात्रा डबल होती है। वही अगर बात करें, अगर जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका के अंदर तारक काय का डबल होना, तारक काय यहाँ पर रेप्लिकेट होता है, डबल हो जाता है, ठीक है, दो हो जाते हैं। और G2 अवस्था की अगर अपन लोग बात करते हैं तो G2 अवस्था के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये जो की पॉइंट है ना, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, और आपको की पॉइंट याद रखना, बाकी कुछ भी चीज याद नहीं रखनी है। कोशिकांगों की वृद्धि, केंद्रक की वृद्धि। एस के अंदर आपको याद रखना है डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, ठीक है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। साथ साथ जो तारक काय होता है उसका भी रेप्लिकेशन हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। एक चीज मैंने और आपको ऐड की थी कि जो स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो एस अवस्था के अंदर होता है, एस फेज के अंदर होता है। G2 के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, चाहे वो साइक्लिन वगैरह, ट्यूबुलिन वगैरह प्रोटीन हो। इन सभी प्रोटीन का मैक्सिमम संश्लेषण कहां पे होता है? G2 फेज के अंदर। साथ ही साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी कहां पे होता है? G2 फेज के अंदर। तो हिस्टोन का तो हो गया एस में, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का हो गया
G2 फेज में, सिंपल एकदम से, ठीक है। अब आ जाओ इधर एम फेज के अंदर। तो एम फेज के अंदर आप लोग जानेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट या प्रथम, देर आता है अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, ठीक है। इनके अंदर आपको पता है ना कैरियोकाइनेसिस भी आता है, साइटोकाइनेसिस भी आता है। साइटोकाइनेसिस आपको पता होगा, साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? साइटो का मतलब होता है कोशिका द्रव, काइनेसिस मतलब होता है विभाजन। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, अगेन मियोसिस सेकंड होगा, अगेन साइटोकाइनेसिस होगा। इसी प्रकार एक कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर कितनी कोशिका का निर्माण होता है? 4 कोशिका का निर्माण होता है बच्चों, याद रखना है। तो ये भी अपन लोग डिफरेंस के अंदर देखेंगे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि अपन लोग इनको स्टेप बाय स्टेप जाने, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्ट के नाम खोजकर्ता आपको याद रखना वेजमैन, और साथ ही साथ अपन को याद रखना नाम किसने दिया? फार्मर एंड मुरे भाई साहब ने इसका नामकरण किया था, नाम इसका दिया था। अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, तो उसके अपन लोग केवल की पॉइंट जानने के जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एम फेज। तो एम फेज के अंदर अपन लोग पहले बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या क्या आता है समझना बच्चों। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आता है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। समझना ये 4 प्रावस्थाएं होती है, ठीक है, एम फेज या डिवीजन फेज की। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। समझना बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसकी 5 उप प्रावस्थाएं होती है। प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप प्रावस्थाएं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट तो अपन को यही याद रखना है कि प्रोफेज फर्स्ट की कितनी उप प्रावस्थाएं होती है? 5। कौन कौन से होते हैं उनका नाम अपन को याद रखना है। पहला नाम, पहली जो प्रावस्था होती है उसका नाम है लेप्टोटिन, ठीक है, लेप्टोटिन। दूसरा है जाइगोटिन, ठीक है। तीसरा है पैकेटिन या पैकाइटिन भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पैकेटिन। चौथा है डिप्लोटिन एंड फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। ये 4 उप प्रावस्थाएं होती है प्रोफेज फर्स्ट की। पहला पॉइंट तो अपन को याद रखना कि ये जो उप प्रावस्थाएं होती है वो कौन से फेज की होती है? प्रोफेज फर्स्ट की होती है। कौन कौन सी? लेप्टेटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटिन या लेप्टेटिन अपन इसको बोलते हैं, एल से याद रखना। जाइगोटिन जी से याद रखना, पैकेटिन पी से याद रखना, डिप्लोटिन डी से याद रखना एंड डाइकाइनेसिस भी डी से याद रखना। ट्रिक क्या है इसकी? याद रखना, एल से मतलब लता, जी से मतलब जरा, पी से मतलब पानी दे दे, लता जरा पानी दे दे, ठीक है। लता जरा पानी दे दे। लता मतलब लेप्टेटिन, जरा मतलब जी मतलब जाइगोटिन, पानी मतलब पी मतलब पैकेटिन, डी मतलब डिप्लोटिन, ठीक है, और डी मतलब डाइकाइनेसिस। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन 5 उप प्रावस्था के अंदर कौन से की पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और कौन से की पॉइंट अपन को याद रखने हैं। सिंपल सी बात है, ओके। तो हम लोग यहीं पर लिखते हैं इनको, ध्यान से देखना। लेप्टेटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। कंफ्यूजन इन्हीं 5 के अंदर होते हैं बच्चे। तो एक काम करता हूं, मैं 5 के अंदर जो की पॉइंट है वो एक साथ लिखता हूं, ठीक है ना। ये 5 उप प्रावस्थाएं कौन से की है बच्चों? प्रोफेज फर्स्ट की होती है, पहला पॉइंट अपन को याद रखना है। और ये 5 उप प्रावस्थाएं जो होती है उनके की पॉइंट क्या है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अपन लोग उनकी बात करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, प्रोफेज अवस्था जो होती है वो जटिल होती है और सबसे लंबी होती है, ठीक है। जटिल व लंबी होती है। इन चारों में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट होती है, और इसी के अंदर इन चारों में से सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। तो लेप्टोटिन की बात करें, समझना की पॉइंट के बारे में अपन लोग बात करेंगे। पहला लेप्टोटिन है, दूसरा जाइगोटिन है, तीसरा पैकेटिन है,
फोर्थ आएगा डिप्लोटिन एंड फिफ्थ आता है डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटिन के अंदर अपन को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? ओके, एस प्रावस्था के अंदर जो तारक काय डबल हुए थे, ठीक है, जिनके संख्या 2 हो गई थी, अब वो क्या करेंगे? धीरे धीरे विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। कौन सी अवस्था के अंदर? लेप्टोटिन के अंदर, ठीक है ना। तारक काय विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ध्रुव की ओर, ठीक है। सेकंड की पॉइंट अपन को याद रखना है, जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। सेकंड की पॉइंट लेप्टोटिन के अंदर अपन को क्या याद रखना है? क्रोमेटिन तंतु का संघनन, क्रोमेटिन तंतु का संघनन। उससे क्या होता है आपको पता है? क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होते हैं तो गुणसूत्र के अंदर अपन को छोटे व मोटे दिखाई देने लगते हैं, मतलब स्पष्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन को यह देखने को मिलता है कि क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अपन को गुणसूत्र के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जाइगोटिन के अंदर। तो जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन का जो की पॉइंट है वो अपन को याद रखना है। यहां पर बनता है सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है बच्चों? यहां पर सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को हिंदी में, ठीक है। सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स क्या होता है समझना, दो समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? पास पास आते हैं और एक युग्म का निर्माण करते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट बोलते हैं ना। युग्म मतलब बाइवेलेंट का निर्माण करते हैं, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पैकेटिन के अंदर की पॉइंट, तो पैकेटिन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? याद रखना, पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया? जीन विनिमय बच्चों। क्या होता है? जीन विनिमय। और अब तक इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, पैकेटिन वाले से क्वेश्चन पूछते हैं जीन विनिमय। तो अगर आपसे पूछे कि भैया क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्रीय विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा पैकेटिन के अंदर, ठीक है। तो पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जीन विनिमय। समझना क्या होता है? दो समजात गुणसूत्र के युग्म आते हैं पास पास। मैं आपको बताता हूं किस तरह से होता है। मान लो ये कोशिका है, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएंगे, जैसे कि एक गुणसूत्र तो ये रहा, ठीक है ना, और एक गुणसूत्र ये रहा, ठीक है। ये भी समजात गुणसूत्र है, ये भी समजात गुणसूत्र है। दो समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं, ठीक है, दो समजात गुणसूत्र पास पास आएंगे और उनके जो क्रोमेटिड होते हैं, जैसे ये क्रोमेटिड है, ठीक है, तो इनका कुछ हिस्सा इसके ऊपर अटैच होगा, इनका कुछ हिस्सा इसके ऊपर अटैच होगा। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला मैं जो मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। इस वाला पार्ट उधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ का इधर आ जाता है। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहां पर हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य हो रहा है। सिंपल सी बात है, खुद का होता तो सिस्टर क्रोमेटिड होता है, ये तो अलग अलग से हो रहा है, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन विनिमय होना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये जीन्स का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर पूछे कौन सी अवस्था के अंदर होता है बच्चों, याद रखना पैकेटिन के अंदर होता है, और यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात है, ओके। देन बात करते हैं डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के अंदर काइजमेटा का निर्माण होता है। डिप्लोटिन में किसका होता है? काइजमेटा का निर्माण। अब बात करते हैं अपन लोग डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? काइजमेटा कंप्लीट बन जाते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उपांति भवन, उपांति भवन, ठीक है। साथ साथ अपन लोग डायकाइनेसिस में क्या क्या याद रखना है? केंद्रिका विलुप्त और केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त, केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त। अब जो तारक काय विपरीत ध्रुव की तरफ चल रहे थे, डायकाइनेसिस तक आते आते ये विपरीत ध्रुव के अंदर पहुंच जाते, अपोजिट पोल के अंदर ये पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तारक काय विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो ये 5 उप प्रवस्थाएं होती है प्रोफेज फर्स्ट की, जो कि सबसे ज्यादा जटिल और लंबी होती है। नाम अपन को याद रखना, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन है डायकाइनेसिस। तो LGPDD, यानी L से लता, G से जरा, P से पानी, D से दे, तो लता जरा पानी दे दे। एकदम इजी है ना।
की पॉइंट बच्चों अपन को याद रखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी आप लोग गलत कर दोगे। तो अपन को क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अपन को जो की पॉइंट होता है उनको माइंड के अंदर सेट करना है। तो प्रोफेज वाला कंप्लीट हो गया, अपन को मेटाफेज की बात कर लेते हैं। देखो कितना ईजी है मेटाफेज। मेटाफेज वैसे भी आप लोगों ने अच्छे से देख रखा है, मेटाफेज के बारे में फिर से बात करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है समझना, मेटाफेज में क्या होता है, जैसे कि ये कोशिका है तो इसके अंदर जो गुणसूत्र थे, जो गुणसूत्रों का युग्म था वो कहाँ पे आ जाता है, मध्य में आ जाता है बच्चों। कहाँ पे आ जाता है वो, मध्य में आ जाता है ना, ये अपन को याद रखना, कहाँ पे आ जाता है वो, मध्य में आ जाता है। और अपोजिट पोल की तरफ आपको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, तारक काय होते हैं, जो कि तारक रश्मियों का निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं, जो कि गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जॉइंट हो जाते हैं, जो कि अपन ने समसूत्री विभाजन में अच्छे से पढ़ लिया था। सेंट्रोमियर से जॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं ना, मेटाफेज पट्टिका या प्लेट बोलते हैं अपन इसको। तो मेटाफेज प्लेट का निर्माण कहाँ होता है, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर होता है। एनाफेज की बात करते हैं, तो एनाफेज तो और भी इजी है। एनाफेज में क्या होता है, ये तंतुओं के अंदर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनमें संकुचन होता है, और संकुचन से क्या होता है बच्चों, ध्यान समझना, संकुचन से क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि यार इनकी जो भुजा होती है, इनकी जो भुजा होती है वो तो किधर है, सेंटर की साइड, केंद्र की साइड है इनकी भुजा तो, और इनके जो सेंट्रोमियर की स्थिति है वो किधर है, पोल यानी कि ध्रुव की तरफ है, ठीक है ना, वो किधर है, ध्रुव की तरफ है। इस तरह की अवस्था अपन को किसमें देखने को मिलती है, एनाफेज के अंदर। तो एनाफेज के अंदर बच्चों याद रखना है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें उनकी भुजा तो होती है केंद्र की साइड, और उनका जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल की साइड यानी ध्रुव की तरफ होता है। दिख रहा है अच्छे से, एकदम कवर हो रहा है, सिंपल सा, ओके, क्लियर है एकदम। टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज समझना बच्चों, टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज के अंदर बहुत इजी है, देखना कितना इजी है टीलोफेज के अंदर समझने। अब टीलोफेज में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुव की तरफ पहुंच जाते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की तरफ पहुंच जाते हैं, और इनके बाहर अब केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं बच्चों, याद रखना, पहुंच जाते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, टीलोफेज लास्ट वाली है, सिंपल सी बात है, टीलोफेज क्या है, लास्ट वाली फेज है मियोसिस फर्स्ट की। उसके बाद होता है कोशिका द्रव का विभाजन। उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद होता है कोशिका द्रव का विभाजन, ये वाला रफ कर दे पॉइंट। देखो ये की पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है नॉर्मल से, ठीक है ना, और ये अपन को ध्यान में भी रखना है। आपके इतना कुछ ज्यादा डीप है नहीं सेल डिवीजन, इसलिए अपन लोगों को केवल की पॉइंट ही ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये वाली कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस फिर क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है। समझना किस तरह से, ये कोशिका है 2n डिप्लॉइड कोशिका है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या होता है, दो कोशिकाएं बनती है, कौन कौन सी, एक तो n यानी हैप्लॉइड कोशिका बनेगी, दूसरी वाली भी क्या बनेगी, हैप्लॉइड कोशिका बनेगी। उसके बाद आता है मियोसिस सेकंड, उसके बाद आता है मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, एक कोशिका से वापस से क्या बनेगी, दो कोशिका बनेगी। अब एक चीज आप देख रहे हो इसके अंदर, इस जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, अब देखो यहां पर हैप्लॉइड है, गुणसूत्रों के नंबर यहां पर जितने हैं यहां पर भी उतने ही है, यानी कि यहां पर जितने गुणसूत्रों की संख्या है उतने की उतनी गुणसूत्रों की संख्या अपन को इन दो कोशिकाओं में भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि यार ये जो क्लीवेज हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है वो समसूत्री विभाजन जैसा ही है। उसमें भी आपको पता है ना, मातृ कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या थी वही संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है। सेमली या फिर एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है कि इस कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्रों की संख्या है उतनी की उतनी इस कोशिकाओं के अंदर भी होती है।
अगर आपको पूछे कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर मात्र कोशिका से कितनी पुत्र कोशिका का निर्माण होता है, तो प्रथम के अंदर तो केवल दो ही पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है। ओके, तो साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो एग्जैक्ट एकदम से सिमिलर होता है समसूत्री विभाजन के। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, ये कैसा क्लीवेज दिख रहा है, ये कैसा डिवीजन अपन को दिख रहा है, ये समसूत्री विभाजन जैसा है तो दिख रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो समसूत्री विभाजन जैसा होता है, समसूत्री विभाजन जैसा होता है। याद रखना बच्चों, वो कैसा होता है? समसूत्री विभाजन जैसा होता है। बोले ये सिंपल सी बात है, समझ में आई क्या? ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहले साइंटिस्ट का नाम, खोजकर्ता कौन है? वेजमैन। नाम किसने दिया? फॉरमन मोरे ने दिया, भूल जाओ। नेक्स्ट अपन को बात करनी है इसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो आप लोगों को नॉर्मली याद रखना है ये 2 उपप्रवस्था, इसकी 2 फेज होती है, एक तो मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। यानी कि ये 2 अवस्था के अंदर विभाजन इसके अंदर होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर तो केवल एक अवस्था में विभाजन हो जाता है, नॉर्मल सी बात, तो वो एकल विभाजन होता है। ये दोहरा यानी कि द्विविभाजन होता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके 5 उपप्रवस्थाएं होती है और उन 5 के नाम अपन को लाइन से याद होने चाहिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आपको ऑप्शन में दे देगा 3, एक इनमें से नहीं, इनमें से जो रिलेटेड होगा वो नहीं होगा। और आपसे पूछेगा कि भैया निम्न में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की उपप्रवस्थाएं नहीं है या फिर प्रोफेज फर्स्ट की उपप्रवस्थाएं नहीं है, तो जो आपको अलग दिखे इन 5 से वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल से ना, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। पूछेगा क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा पैकेटिन के अंदर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा पैकेटिन के अंदर होता है और यहीं से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख भी लेना क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, यानी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है पैकेटिन के अंदर, जीन विनिमय होता है। तो मियोसिस फर्स्ट वाला फंडा बस इतना सही है, एकदम से सिंपल है, ज्यादा कुछ अपन को डिटेल में नहीं जाना है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन लोग इसका महत्व क्या है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक ना, मियोसिस का महत्व क्या है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या सिग्निफिकेशन होता है। तो बात करते हैं इसके महत्व की। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के अंदर अंतर की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंस की बात करेंगे अपन लोग। चलिए, महत्व है। तो अर्धसूत्री विभाजन का जो पहला महत्व होता है समझना, वो ये होता है कि ये इवोल्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये विभिन्नताएं लाती है। ठीक है, वेरिएशन लेकर आती है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है ये विकास के लिए उत्तरदायी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो विकास यानी इवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी होता है ना, इवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, ये मान लो अब आपको पता है ये जननी कोशिकाओं के अंदर होता है, यानी जो युग्मक का निर्माण होता है उस टाइम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जैसे युग्मक का निर्माण होता है तुरंत उनके जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। उसके बाद युग्मक संलयन होता है जिसको अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर वापस गुणसूत्र के नंबर उतने हो जाते हैं जितने एग्जैक्ट सेल के अंदर थी, यानी कि जो मातृ कोशिका में थी। कहने का मतलब है ये अर्धसूत्री विभाजन पीढ़ी के अंदर या जो भी स्पीसीज होती है, जो भी प्रजाति होती है, उसके गुणसूत्रों के नंबर को मेंटेन करके रखती है। उसके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसको समान बनाए रखती है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना अपन को ये गुणसूत्रों के नंबर मेंटेन यानी कि समान बनाए रखती है। गुणसूत्र के नंबर की संख्या हर प्रजाति में समान बनाए रखती है। हर प्रजाति का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर अगर 46 गुणसूत्र है
तो सभी के अंदर 46 है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, समझे नहीं आप। देखना, मान लो स्पर्म है, अपनी बात, स्पर्म के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ओवम की बात करते हैं, ओवम के अंदर कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। ये क्या युग्मक है, जब इनका संलयन होता है तो उतने ही गुणसूत्र हो जाएंगे ना जितने हमारे अंदर ऑलरेडी है। कितने? 46। तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि उस स्पीसीज के अंदर, उस प्रजाति के अंदर जो संतति बन रही है उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो एग्जैक्ट उतनी ही होगी जितनी जहां से वो बन रही है, यानी कि जो मातृ कोशिका के अंदर होती है। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब यही है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के अंदर अंतर क्या अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, समझते हैं, आ जाओ। एक साइड लिखते हैं अपन लोग समसूत्री विभाजन, और एक साइड अपन लोग लिखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है बच्चों, याद रखना, वो कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल के अंदर होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो लैंगिक कोशिकाओं में होता है। जिससे क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है, नॉर्मल सी बात है। सेकेंड थिंग, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मल से अपन को बात करनी है इस चीज के बारे में अपन ने पहले भी बात कर लिया था कि समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, उतनी रहती है जितनी मातृ कोशिका में होती है। और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो संतति कोशिका बनती है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अपने मातृ कोशिका से। इनके अंदर एक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये पॉइंट पे अपन को याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, ये एकल विभाजन होता है, एकल विभाजन होता है, और ये द्विविभाजन होता है। जैसे कि अपन ने देखा था मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, द्विविभाजन होता है, ठीक है। इसका क्या रोल होता है ना, समझना ध्यान से, समसूत्री विभाजन का क्या रोल होता है तो समझना। जैसे कि घाव भरना, ठीक है, मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, इन कंडीशन के अंदर समसूत्री विभाजन का मेन रोल होता है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें अर्धसूत्री विभाजन का तो ये युग्मक के निर्माण के लिए, ठीक है ना। युग्मक जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब कौन सा डिवीजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस अपन लोग बोलते हैं, युग्मक निर्माण अपन लोग इसको बोलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के अंदर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। ये कायिक कोशिका में होता है और ये लैंगिक कोशिका में होता है। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसके अंदर आधी हो जाती है। एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, इसमें 1 से 4 हो जाता है। एकल विभाजन है, ये दोहरा यानी द्विविभाजन है, घाव भरना, मरम्मत, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये युग्मक के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन का मेन रोल होता है। बोलो इतना क्लियर हुआ? एकदम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं हल्का सा असूत्री विभाजन, ठीक है, एमाइटोटिक क्लीवेज या एमाइटोटिक डिवीजन की अपन लोग बात कर लेते हैं। तो असूत्री विभाजन तो वैसे कुछ है नहीं है, लेकिन हल्का सा अपन लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। असूत्री विभाजन किन में होता है अपन लोग वो जान लेते हैं। असूत्री विभाजन, ए मतलब एब्सेंट, सीधी सी बात है। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन खास बात क्या है, इसके अंदर केंद्रक का प्रत्यक्ष विभाजन होता है बच्चों। क्या होता है इसमें? प्रत्यक्ष विभाजन होता है। यहां आपको मियोसिस वगैरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहां पर डायरेक्टली एक कोशिका 2 कोशिका में टूट जाती है, बस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से होता है। यहां पर आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वगैरह कोई भी फेज देखने को नहीं मिलती है, प्रत्यक्ष विभाजन होता है। और ये किन में होता है बच्चों? ये खास बात है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें होता है। प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। कुछ यूकैरियोटिक में भी होता है, जैसे मैं बात करूं ईस्ट
अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर भी होता है। अमीबा की अगर आप लोग बात करें तो अमीबा की अगर आप लोग बात करते हैं, अमीबा जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, याद रखना। और ईस्ट क्या होता है? कवक होता है। एक कोशिकी आपको पता है ना, अपवाद, लेकिन ईस्ट जो होता है वो कवक के अंदर अपवाद है। अब बात करते हैं असूत्रीय विभाजन जो होता है वो आदिम प्रकार का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, आदिम प्रकार का, बहुत पुराना। पहले यही होता था, असूत्रीय विभाजन होता था, क्योंकि पहले एक कोशिकीय प्राणी थे, एक्वाटिक थे, पानी में थे या और कहीं पर भी थे, तो वो एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो वो उनके अंदर क्या होता था, जो केंद्रक वगैरह होता तो प्रत्यक्ष रूप से डिवाइड होता था, 1 से 2 अपने आप ही सेल बन जाती थी। उनके अंदर किसी भी प्रकार का, जैसे सेल पहले प्रिपेयर हो रही है डिवीजन के लिए, उसके बाद कंडेंस हो रहे क्रोमोसोम वगैरह, ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं था। डायरेक्टली कोशिका 1 से 2 बन जाती थी। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर डीएनए की मात्रा दोनों में समान मिलेगी, नहीं, एक में ज्यादा हो सकती है, एक में कम हो सकती है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये होता है प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है। ये होता है आदि प्रकार का असूत्रीय विभाजन, जो कि मोस्टली कहां देखने को मिलता है अपन को? प्रोकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलता है। कुछ यूकैरियोट्स भी होते हैं, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ठीक है, इनके अंदर भी असूत्रीय विभाजन देखने को मिलता है। और ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है वैसे, ठीक है ना, लगभग 20-22 मिनट मान लो आप, 50 मिनट मान लो, इतने में ये असूत्रीय विभाजन हो जाता है। तो ये हो गया अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला पोर्शन कंप्लीट, ठीक है ना। तो अपने समसूत्रीय विभाजन देखा था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर केवल प्रोफेज फर्स्ट अपन को याद रखना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी फेज है वो समसूत्रीय विभाजन वाली सी ही है, वो सेम सी रहती है, तो उनके अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये सेल डिवीजन का एक बार पोर्शन आप जरूर देखना, और कल अपन लोग फिर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो सेल के अंदर साइटोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, हम वापस से पिक करेंगे और कल अपन उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि अपना साइटोलॉजी वाला या सेल जो होती है कोशिका वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसों से। तो अपन का एक टॉपिक जो है वो एकदम से कवर हो गया है, ठीक है, एकदम से क्लियर हो गया है। ओके, तो चलते हैं फिर, कल मिलते हैं अपन लोग क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय और टेक केयर।